हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, पार्ट 2। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो बच्चे, ये आपको पता है कि भारत के संविधान में सभी वयस्क 18 साल की आयु के बाद में सभी को वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को एक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वयस्क मताधिकार मतलब वयस्क होने के बाद मताधिकार, वोट करने का अधिकार है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म, लिंग और आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। तो उन्हें विश्वास था, जो संविधान बना रहे थे उन्होंने सोचा कि इससे एक लोकतांत्रिक सोच को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, उसके नए तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, जाति, धर्म, लिंग, इन सब के भेदभाव की जो असमानता की बेड़ियां थी उसको तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना। सार्वभौमिक, देखो, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। मतलब कि अगर देश का कोई मताधिकार किसी को वोट करके चुना जा रहा है तो उसमें देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वोट देंगे और वोट के बाद में उसकी परमिशन मिलेगी कि इसका वोट राइट है या इसका नहीं है। जितने भी लोग हैं जो वोट दे रहे हैं सबका समान अधिकार होगा और उसकी पूरी सीधी की सीधी उनकी क्या होगी, भूमिका होगी। और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देगा, और जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा वो जनता के प्रति जवाब दिया होगा। मतलब कि जनता जो क्वेश्चंस कर रही है उनके आंसर उनको देने होंगे। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन गई। इस प्रकार जो संसदीय शासन पद्धति थी वो क्या हुई, जनता की शासन पद्धति बन गई। देखो किस तरह बनी, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि चुना गया है वो जनता को जवाब दे, जनता उससे क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ऐसा करने को कहा था या इस तरह से देश का विकास हो रहा है, तो उसको जवाब देना होगा जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इसी तरह जो संसदीय शासन पद्धति थी वो जनता की शासन पद्धति बन गई। अब शक्तियों का बंटवारा देखिए। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है शक्ति के अनुसार। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए 3 कौन सी हैं, याद कीजिए बेटा इनको। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, विधायिका। विधायिका में क्या होता है, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया वो होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। सेकंड है कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने में के काम को देखते हैं। सेकंड कौन सा आता है, कार्यपालिका। देखो विधायिका मतलब जैसे कि कोई हमने प्रतिनिधि चुन लिया, किसी को वोट देके हमने चुन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विधायिका हो जाएगा। और वो क्या करेगा, कानून का निर्माण करेगा कि इस तरह का कानून बनाया जाएगा। जैसे कि दिल्ली में बात करते हैं तो अलग अलग विधायक चुने गए हैं जो क्या करते हैं, अपने अपने एरिया पर अलग अलग कानून बनाते हैं कि यहाँ पे। उसके बाद कार्यपालिका में जैसे कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, जो जो कानून बनाए गए उनकी देख रेख के लिए जो काम किया जा रहा है, ऐसे कानून को लागू करने और शासन को चलाने में काम देखते हैं। और नंबर 3 पर आता है न्यायपालिका। न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। यह कार्य कानून की सही व्याख्या करता है। अब 3 पर आता है न्याय व्यवस्था। जो भी न्यायपालिका है वो क्या करेगी, अगर कोई बात हो गई है, न्याय करने की जितनी भी संस्था है वो न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, कानून को सही ढंग से सही व्याख्या करना। अगर कानून किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो वो क्या करेगा, अपना न्यायपालिका में अपना बताएगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको लेके सही व्याख्या की जाएगी। कानून जितने भी कानून लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब मिलेगा कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर समझा देती हूँ अगर समझ में नहीं आए। विधायिका जैसे कि जिसे हम प्रतिनिधि को चुनते हैं। कार्यपालिका जो प्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं उन कानून को जो फॉलो करवाएगा, जैसे पुलिस है या जो डॉक्टर है, जो वो निर्देश देंगे, जो भी प्रतिनिधि चुने गए उन निर्देश को फॉलो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका। और न्यायपालिका जैसे कि कोर्ट, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, न्याय चलाने वाली संस्था, जहाँ पे आपसी मतभेद है उसको दूर करने के लिए जो लोग कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, जहाँ पे कानून को देखकर सही सबूतों, जैसे कहते हैं सबूत मतलब जो कानून में लिखा गया, संविधान में लिखा गया, उसको देखकर उनका निर्णय लिया जाएगा। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया। अब ऐसा नहीं है, देखो
कि एक विधायिका बना दिया और सारा का सारा काम वही करेगा, तो ऐसा नहीं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्यों? क्योंकि सारा काम सही तरीके से चलता रहे। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इन तीनों के जो अंग है वो क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे, अपना अपना अलग अलग काम होगा। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। अब देखो, अब जैसे कि मान लो आपके स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी होंगे, वाइस प्रिंसिपल भी होंगे, तो क्या है, सब एक दूसरे मिलकर इकट्ठा तो काम कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे के काम पर नजर भी रखते हैं कि सबका काम ठीक चल रहा है। इसी तरह के अगर एक ही 3 शक्तियां मिला दी गई है तो तीनों एक दूसरे पे अंकुश भी रखते हैं और सत्ता के बीच का संतुलन भी बना रहता है कि काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। और हमें ये भी होना चाहिए कि मान लो अगर कल को हम कोई प्रतिनिधि चुन ले, वो गलत हो, उसने जो डिसीजन लिया सब गलत हो, तो उसको रोकने वाला कोई तो होना चाहिए, उसको समझाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या है कि इस शक्तियों के बंटवारे से क्या होगा, एक तो काम जो बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। आगे देखते क्या दिया गया है। क्रियाकलाप मिलान करना है बेटा। देखो, भारत में वोट करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, आज़ादी के लिए संघर्ष, कानून बनाने वाली संस्था, कानून को लागू करने वाली संस्था, कानून को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था। और यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आइए करते हैं मिलान बेटा। तो आइए करते हैं बेटा, भारत में वोट करने की न्यूनतम उम्र तो कितनी है बेटा? भारत में वोट करने की न्यूनतम उम्र 18 साल। तो क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दीजिए 4, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। जनता द्वारा चुने जाते प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने जाते प्रतिनिधि, उनको क्या कहते हैं बेटा? जो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनता द्वारा चुने जाते प्रतिनिधि से हम क्या कह देंगे? नंबर 2 पे क्या आ जाएगा हमारा? प्रतिनिधि। नंबर 3 पे आज़ादी के लिए संघर्ष, तो आज़ादी के लिए संघर्ष क्या हो जाएगा बेटा? देखो, ये ऐसे मैच भी कर देती हूँ, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष, उसे क्या कहेंगे हम? स्वतंत्रता संघर्ष। उसके बाद कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था क्या हो जाएगी बेटा? विधायिका। जो कानून बनाता है वो क्या हो जाएगी? कानून बनाने वाली संस्था। कानून को लागू करने वाली संस्था, कार्यपालिका, जिसमें लागू किया जाता है वो क्या हो जाएगा हमारा? कार्यपालिका। तो 5 का आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाले, तो क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ये किसका आंसर हो जाएगा हमारा? 6 का आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो फर्स्ट, वोट करने की 18 साल, जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, आज़ादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका और लागू करने वाली कार्यपालिका, कानून को सही ढंग से और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे जो मिलान करने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर बेटा। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बेटा अभी हमने बहुत अच्छे से समझा है इसको। देखो यहाँ पे दिया गया है आपके सार्वभौमिक मताधिकार, देखो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, ठीक है। और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। या तो वैसे सार्वभौमिका तो यहाँ तक ही हो जाएगा, यहाँ तक कर दीजिएगा आप। इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर ये रहने दीजिएगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। ये किसका आंसर हो जाएगा बेटा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के लोगों की सीधी भूमिका होना। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। संसदीय शासन पद्धति से जनता की शासन पद्धति है कैसे? जो संसदीय शासन पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति है कैसे? तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 2। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे तौर से चुने जाते हैं। तो जो लोग चुने जा रहे हैं वो सीधे तौर से चुने जा रहे हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनको क्या है? जनता के प्रति जवाबदेह रखना है। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे तौर से चुने जाते हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो देखिए ये साथ साथ में दिया गया है, इसका बहुत अच्छे से आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से लेके पूरा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा।
संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। देखो शक्ति का बंटवारा क्या था बेटा, इससे क्या होगी, शक्ति बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगी एक तो संतुलित रहेगी और क्या रहेगा, सबका एक दूसरे पे अंकुश भी रहेगा कि सब एक दूसरे, हमें पता है कि हमारे साथ वाला हमारा काम देख रहा है तो हम उस काम को और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 4। शक्ति का बंटवारा राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श मॉडल है, मतलब एक अच्छा मॉडल है। शक्तियों के बंटवारे के लिए राज्य को भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। अब शक्तियों के बंटवारे के लिए क्या किया जाता है, राज्य को भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियों प्रदान करती है। और प्रत्येक शाखा क्या करती है, अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान करती है। ये शक्तियां एक दूसरे पर अंकुश भी लगाती है और संतुलन भी बनाती है। क्या करेंगे, देखो एक दूसरे पर क्या करेंगे, अंकुश भी लगाएंगे और संतुलन भी बनाती है। प्राय यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। तो बेटा ये है आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार फिर देख लेते हैं बेटा आंसर। शक्तियों का बंटवारा राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श मॉडल है या एक मॉडल है, आप ये लिख दीजिएगा सीधा। शक्तियों के बंटवारे के लिए राज्य को भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शाखा को अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की जाती है। ये शक्तियां एक दूसरे पर अंकुश भी लगाती है और संतुलन भी बनाती है। प्राय यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।